हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। तो करें शुरू आज की क्लास चैप्टर 6 फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस के साथ। आज की क्लास बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको चेंजेस के बारे में केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है, क्योंकि आज हम फिजिकल और केमिकल चेंजेस को इलैबोरेटेड वर्जन में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे ऐसे चेंजेस जो हमारे साथ आसपास होते रहते हैं, ये हमारी लाइफ का एक पार्ट है, पर हम उनके पीछे का लॉजिक कभी नहीं समझ पाते। तो आज की क्लास में वो सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम बात करेंगे फिजिकल चेंजेस की। फिजिकल चेंजेस, अ सब्सटेंस चेंजेस इन फॉर्म बट नॉट इन केमिकल कॉम्पोजिशन। केमिकल कॉम्पोजिशन, in a physical change no new substance is produced, particles are not joined at molecular level। उसके नीचे एग्जाम्पल्स जब आप देखते हो तो आपको दिखता है फ्रीजिंग, बॉइलिंग, मेल्टिंग। अब मैं चलूं एक एक करके इन सबके बारे में बात करती हूँ। फ्रीजिंग का क्या मतलब है, क्या होता है फ्रीजिंग में? आप पानी लेते हैं किसी भी कंटेनर में, स्पेशली आपके पास मार्केट में अवेलेबल फॉर्म्स आती हैं जिसमें जो आप जनरली रेफ्रिजरेटर में रखते हो, राइट, जहां पे वो जो वाटर है लिक्विड स्टेट में वो जम जाता है एट बिकम्स अ सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो पानी ने अपनी फॉर्म चेंज करी। फिर जब हम बॉइलिंग की बात करते हैं तो बॉइलिंग में क्या होता है, आपके पास फिर दोबारा से एक यूटेंसिल के अंदर पानी होता है लिक्विड फॉर्म में, और जब आप उसको टेम्परेचर देते हो, हाई टेम्परेचर देते हो, तो उसकी जो स्टेट है वो वेपर्स में बदल जाती है। तो यहाँ पे भी क्या हुआ, जो हमारा पानी था वो पानी ही रहा, बस उसकी फॉर्म चेंज हो गई। जब हम मेल्टिंग की बात करते हैं, सिमिलरली जो बर्फ आपने जमाई, आप उसको थोड़ी देर बाहर रख दो, टेम्परेचर चेंज की वजह से वो जो सॉलिड स्टेट ऑफ वाटर है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड स्टेट में। तो जो समझ आया बेसिकली हो क्या रहा था, पानी पानी ही था, बट सिर्फ और सिर्फ उसकी फॉर्म चेंज हो रही थी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। मेरे पास कैरेट्स हैं, ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने कैरेट्स को छोटे छोटे पीसेस में काटा, जो हम जनरली वेजिटेबल्स बनाने के लिए करते हैं या सैलेड्स की फॉर्म में करते हैं। तो हम क्या करते हैं, उसको कट करते हैं। पर जब हम उसको कट करते हैं, क्या कैरेट कुछ और बन जाती है? जब आप उसको कंज्यूम करते हो, कैरेट कैरेट ही रहती है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि जो साइज कैरेट का ओरिजिनली था, आपने अपनी डिजायर्ड नीड के हिसाब से उस साइज को चेंज कर दिया, जैसा कि आप पिक्चर में देख सकते हैं। तो शेप चेंज हो जाती है, साइज चेंज हो जाता है, बट कैरेट रिमेन्स कैरेट। जब हम उसे खाते हैं तो वही टेस्ट आता है जो ओरिजिनल कैरेट का होता है। ठीक है, नेक्स्ट, डिसॉल्विंग। पानी, पानी में कुछ भी घोलोगे, चीनी घोलोगे तो पानी मीठा लगेगा। हाँ, हमें चीनी नजर नहीं आती, लेकिन हम पानी पी के डिफरेंस बता सकते हैं कि इसमें कुछ डिसॉल्व हुआ है, और वो जो डिसॉल्व है, इफ इट इज शुगर आप इजीली बता सकते हो, इफ इट इज सॉल्ट, क्योंकि सॉल्ट भी डिसॉल्व हो जाता है, आप इजीली बता सकते हो। तो नमक नमक ही रहता है, पानी पानी ही रहता है, फॉर्म चेंज हो जाती है, राइट। तो इन सब एग्जाम्पल्स में क्या क्लियर हुआ, जो ओरिजिनलिटी है किसी भी सब्सटेंस की वो बिल्कुल चेंज नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्म चेंज होती है। इसीलिए आपने पढ़ा था देयर इज नो न्यू सब्सटेंस विच इज प्रोड्यूस्ड, कोई नया सब्सटेंस नहीं है। यहाँ पे भी मैंने बार बार बोला, पानी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज हुआ, कैरेट एक साइज से दूसरे साइज में चेंज हुई, चीनी, नमक, जो भी आप डिसॉल्व कर रहे हो उसकी सिर्फ फॉर्म अलग हो जाती है, क्योंकि जब आप उसे कंज्यूम करते हो टेस्ट वही आता है। तो इससे हमें ये पता चलता है ये टाइप्स ऑफ चेंजेस जिसमें कोई नया सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं होता, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हो रही, गाजर गाजर है, पानी पानी है, चीनी चीनी है, ये सारी जो एग्जाम्पल्स हैं ये फिजिकल चेंजेस को डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, ये तब और ज्यादा क्लियर होगा जब मैं सेकेंड टाइप ऑफ चेंज में जाऊंगी, क्योंकि तब आप दोनों को कंपेयर कर सकते हो। ऑलराइट, तो लेट्स टॉक अबाउट मोर सच एग्जाम्पल। क्रशिंग ऑफ अ कैन। जब कैन, आप अपने आसपास बहुत बार देखते हो कैन को क्रश करना, कई बार हम खुद ही खेल खेल में आफ्टर हैविंग इट हम उसको क्रश करते हैं, वी जस्ट थ्रो इट। जब हम कैन को क्रश कर रहे हैं, हमने सिर्फ उसकी शेप चेंज की, उसकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं की। यस, श्रेडिंग पेपर, पेपर को जितने मर्जी पीसेस में काट लो, पेपर को फोल्ड कर लो, क्योंकि ये जब आपके पेपर में आएगा रिटन पेपर में,
तो उस टाइम पे आपको दो टाइप से पूछ सकते हैं, या तो वो आपसे एग्जाम्पल्स पूछेंगे या वो आपको एग्जाम्पल्स दे देंगे और आपको बोलेंगे कि इनको बताओ कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। इसीलिए बहुत जरूरी है बहुत सारे एग्जाम्पल्स को स्टडी करना। और सिमिलरली आप अपने आसपास ये सब चीजें होते हो देखते हो तो अब आप बहुत इजीली उसको रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ब्रेकिंग ग्लास, कांच टूटा है, कांच के पीसेस हुए हैं, बट कांच कांच ही है। छोटा टुकड़ा उठाओगे वो भी कांच ही होगा, बड़ा टुकड़ा उठाओगे तो वो भी कांच ही होगा। बॉइलिंग वाटर, ये हम डिस्कस कर चुके हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ फॉर्म चेंज हो रही है वाटर की। मेल्टिंग ऑफ एन आइस क्यूब, अगेन पानी की फॉर्म चेंज हो रही है। चॉपिंग वुड, जैसे कैरेट की बात करी थी, तो लकड़ी को भी काटोगे, बड़ा लकड़ी का पीस छोटा लकड़ी का पीस रहेगी तो लकड़, उसकी कोई प्रॉपर्टी चेंज नहीं हो रही, कोई नया आविष्कार नहीं हुआ। ओके, देन मिक्सिंग सैंड विद वाटर, जब हमने दोनों को मिलाया तो क्या हुआ, दोनों ऐसी चीजें हैं जो कि मिलने के बाद भी हमें पता रहेगा कि सैंड की अपनी प्रॉपर्टीज है, क्योंकि वो डिसॉल्व हो जाएगी, नहीं होगी। सैंड जो है वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, राइट, तो वो नीचे बैठ जाती है पानी में। तो जब वो डिसॉल्व नहीं होगी तो सैंड पानी में जाकर भी सैंड ही रहेगी, कुछ और नहीं बन जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे ये दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करते। ऑलराइट, तो ऐसे जब बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपके पास आएंगे एग्जामिनेशन में, आपको सिर्फ और सिर्फ यही क्वेश्चन खुद से पूछना है, क्या कुछ नया बन रहा है जिसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है जो आपने अभी समझा? क्या कुछ केमिकली चेंज हुआ? नहीं। सिर्फ ये क्वेश्चन का आंसर खुद से पूछना, सिचुएशन को एनालाइज करके आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा इट इज विच काइंड ऑफ अ चेंज। ऑलराइट, तो नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर काइंड ऑफ अ चेंज जो आप अपने आसपास देखते हो। बट शर्त ये है, जब मैं इसके बारे में बात करूंगी प्लीज इसको रिलेट करना अपने दिमाग में फिजिकल चेंजेस से। क्या कुछ मैच कर रहा है या ये टोटली डिफरेंट है? आपको जवाब अपने आप मिल जाएगा। तो सबसे पहले पिक्चर्स दिखाकर बोलती हूँ। किचन में आप लोग जाते हो या नहीं जाते हो, बट आपने किचन में ऐसी चीजें बहुत बार देखी होंगी, क्योंकि कई बार मम्मा मेड से लड़ रही होती है, अरे ये क्या किया, सारे बर्तन गंदे रह गए, तुमने ढंग से सफाई नहीं की, राइट, होता है ना ऐसा। और कई बार हम ही ऐसे छोड़ देते हैं, जब हम किचन से कुछ उठाते हैं हमें लगता है ओ माय गॉड ये पूरा जला पड़ा है, या ये बहुत पुराना हो गया है बिकॉज इसका तो कलर चेंज हो गया है, इस बर्तन का कलर चेंज हो गया है। पर क्या ऐसा सच में होता है कि वो खराब हो गए हैं? लेट्स सी। बहुत सारी पाइप्स आपके घर में जो होती हैं, जो कनेक्टेड होती हैं, स्पेशली जब वो मेटल्स की होती हैं लाइक लेड, तो आपने देखा होगा उनमें भी बहुत ज्यादा डिस्कलरेशन आ जाता है, उनके ऊपर एक अजीब सी लेयर आ जाती है एट टाइम्स। जब वो बनाई गई थी या जब वो लगाई गई थी घर में, तब और अब में जमीन आसमान का फर्क हो जाता है आफ्टर सम टाइम। देन एग्जाम्पल, द ज्वेलरी, सिल्वर, आप लोग पहनते हो नहीं पहनते हो, या घर में कुछ भी सिल्वर के ऑर्नामेंट्स हैं, डेकोरेशन की चीजें हैं, आप कभी देखते हो कि थोड़े टाइम के बाद जब आप उसको पहनना शुरू करते हो या सजाने लगते हो, उसका कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क होना शुरू हो जाता है, ब्लैकिश ब्राउनिश जाना शुरू हो जाता है, जिसको हम ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी बोलते हैं या ऑक्सीडाइज सिल्वर भी बोलते हैं। बट वाई डू वी कॉल इट ऑक्सीडाइज्ड, राइट? तो इन एग्जाम्पल्स में एक चीज तो क्लियर है, क्या कि जब आपने ओरिजिनल फॉर्म से उस कुछ टाइम के बाद की फॉर्म को कंपेयर किया, आपको एक जैसा नहीं लगा। जैसे मैंने बर्तन की बात की, जब नया लाए थे तो ऐसा था, अब आप क्योंकि उसमें कुछ पकाओगे भी नहीं, आपको लगेगा कुछ अजीब सा हो गया है, ये कोटिंग ऊपर आ गई है, तो ये पहले जैसा नहीं रहा, राइट? सिमिलरली विद द पाइप्स, आप जब शुरू में उसको लाए थे तब बहुत सही थी, हो सकता है थोड़े टाइम बाद उसमें से कुछ पास ही ना हो बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी चेंजेस। और यहाँ पे भी सिल्वर, उसने कलर चेंज करा ही क्यों? क्योंकि कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से हमने उसको एक नया नाम दिया है, इट इज ऑक्सीडाइज सिल्वर, उसकी एक अलग कैटेगरी बना दी है। ऐसा क्यों हुआ? मेटल्स एक्सपोज टू द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद द मॉइस्चर इन द एयर। व्हाट इज मॉइस्चर? क्योंकि आप सब जानते हो हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ अमाउंट ऑफ मॉइस्चर हमेशा रहता है, विच इज द ह्यूमिडिटी लेवल्स। तो वो बढ़ भी सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, बट इट इज देयर। तो जो मॉइस्चर एयर में होता है, जब वो आसपास के मेटल्स के साथ टच में आता है, दिस लीड्स टू करोजन ऑफ मेटल्स। करोजन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। व्हाई? बिकॉज करोजन से हमारा कोई फायदा नहीं होता। इट इज अ नेचुरल प्रोसीजर जो मेटल्स के साथ होता है जब भी वो एयर और वाटर के टच में आते हैं। उससे क्या होता है, उनकी जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाती है। अब मैं बार बार केमिकल वर्ड्स का यूज कर रही हूँ, केमिकल टर्म का यूज कर रही हूँ,
क्यों कर रही हूँ, क्योंकि जब हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं तो यहाँ पे रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं। मेटल्स की अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं, एयर और मॉइस्चर जिनके साथ वो रिएक्ट करेंगे तो हम उनको सॉल्व करके देखना शुरू करते हैं, लैब्स में परफॉर्म करके देखते हैं कि हर मेटल का, जब आपने चैप्टर मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में पढ़ा है केमिस्ट्री में तो आपने ये भी देखा होगा सबकी अपनी अपनी प्रॉपर्टीज होती हैं। हर एक का एक फॉलो अप है कि अगर इस मेटल को हम एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करते हैं तो उनका बिहेवियर कैसा होगा, ये करने पे ही पता चलता है। और जिनके एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा रही हूँ ऐसा ही होता है। इसका मतलब जब एल्यूमिनियम के आप बहुत सारे बर्तन घर में यूज करते हो, क्या आप अंदर देख रहे हैं ये वाला इफेक्ट, ये बिल्कुल डिफरेंट है जो नया एल्यूमिनियम के साथ होता है। और ये क्यों हुआ, क्योंकि जो एल्यूमिनियम था इसी में आप रोज कुछ ना कुछ बना रहे हो, कुक कर रहे हो, तो बार बार एयर और मॉइस्चर जो है उसके टच में आते हैं, तो क्या होता है, रिएक्शंस होने शुरू हो जाते हैं केमिकली, जिसकी वजह से हमारे को इफेक्ट्स दिखते हैं, कलर चेंज हो गया, प्रॉपर्टीज चेंज हो गई, अब वो पहले जैसा नहीं रहा, जैसा कि लेड में हुआ, जैसा कि सिल्वर में हुआ। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मोर सच थिंग्स। कॉपर, आपको दिख रहा है ऐसा हो जाता है, पर जब आप नया कॉपर का मग लेके आते हो वो कभी भी ऐसा नहीं दिखता, राइट? कुछ टाइम के बाद दिखता है। क्यों? क्योंकि इतने टाइम में वो कॉपर जो था वो बार बार मॉइस्ट एयर के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि इट इज लेफ्ट ओपन, आप उसका यूज करते हो, आपने उसको पैक करके नहीं रखा हुआ, जब आप उसको डेली यूज कर रहे हो तो डेली वो वाटर के टच में आ रहा है, राइट? तो इसकी वजह से वो जो कॉपर है वो रिएक्ट करता है वाटर के साथ और चेंज हो जाता है कॉपर कार्बोनेट में, जो एक और अलग तरह का एलिमेंट बन जाता है और जिसकी प्रॉपर्टीज ओरिजिनल कॉपर से बिल्कुल अलग होती है, राइट? अब मैं इसको देखूंगी तो मैं इसको कॉपर का थोड़ी बुलाऊंगी, क्योंकि मेरे लिए तो अब ये कॉपर कार्बोनेट बन चुका है, जिसकी अपने ही फीचर्स हैं, अपनी ही प्रॉपर्टीज हैं और अपने ही कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। लेट्स टॉक अबाउट लाइम। लाइम मीन्स नींबू। आप सबको पता है लाइम एसिडिक है, हम ये पढ़ चुके हैं, एंड रिमूव्स कॉपर कार्बोनेट व्हिच इज बेसिक इन नेचर। ये टोटके मम्मियां सिखाती है, नहीं तो दादा दादी नाना नानी सब सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? कुछ भी ऐसा हो जाए ना उस पे नींबू रगड़ लो, बिल्कुल नया हो जाएगा। ये हम चांदी के साथ भी करते हैं। जब मैं आपको सिल्वर ऑर्नामेंट्स दिखा रही थी डार्क हो गए थे, क्योंकि लोग अपने घर में चांदी की गिलासें यूज करते हैं, खाने में कई बार हम चांदी के बहुत सारे बर्तन यूज करते हैं, बट एज आई सेड क्योंकि सिल्वर की प्रॉपर्टी है ऑक्सीडाइज होना, वो भी ब्लैकिश टर्न होना शुरू हो जाती है। तो उसको साफ करने के लिए क्या करना होता है? कुछ भी एसिडिक यूज करो, बिकॉज उसकी प्रॉपर्टीज बेस होंगी, जब आप उसको उस पर रब करोगे तो वो बिल्कुल फ्रेश हो जाएगा, लेकिन सिर्फ टेम्परेरी। जैसे ही आप उसको यूज दोबारा करना शुरू करोगे, अगेन द प्रॉपर्टीज विल स्टार्ट चेंजिंग, बिकॉज एट्स अ नेचुरल फिनोमेना। ठीक है? सो आई होप ये सब चीजें आपको बता रही हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूं। और ये जो सब देखते हैं, सब देखते हैं, क्योंकि पहले के टाइम में बहुत सारे कूलर्स यूज हुआ करते थे गर्मियों में। अब एसीज ने कूलर्स को रिप्लेस कर लिया है, पर फिर भी हर घर में कहीं ना कहीं, नहीं भी आपके घर में अब है, बट आपने कहीं ना कहीं अपने आसपास कूलर्स देखे होंगे, राइट? तो कूलर क्या होता है? बेसिकली वो लोहे का बना हुआ एक ऐसा मशीन होती है छोटी सी, जिसमें आप रोज वाटर फिल करते हो, क्योंकि उससे क्या होता है, आपको ठंडी हवा आती है, जो काम एसी करता है बिना इन सब प्रोसेस को फिगर आउट करें। ठीक है? तो हम गर्मियों में अपने आप को एज अ कूलेंट यूज करने के लिए हम लोग कूलर्स यूज करते थे पुराने एरा में। पुराना तो नहीं कहूंगी, बट या कुछ टाइम पहले, बिकॉज आज भी जो लोग एसी अफोर्ड नहीं कर सकते वो उन्हीं वाटर कूलर्स को यूज करते हैं। बट यस, इन कंपैरिजन टू द प्रीवियस टाइम ये रेशो अब थोड़ा सा कम हो गया है। पर प्रॉब्लम क्या थी वाटर कूलर्स के साथ? क्या प्रॉब्लम थी? मेंटेनेंस। यस, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स हम एसी में नहीं देखते। आपको वाटर कूलर में रोज पानी डालना पड़ता था, और एज आई सेड वाटर कूलर किस चीज का बना हुआ है? आयरन का। अब जब आयरन ऑक्सीजन और वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो रिएक्शन होना शुरू होता है, और ये जो हमारा नया कूलर था वो क्या हो जाता है? ऐसा दिखने लग जाता है कुछ टाइम के बाद, राइट? जिसकी वजह से प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो जाती हैं, क्योंकि जब ये रिएक्शन होता है कूलर के अंदर तो आयरन ऑक्साइड बनता है, जिसको हम रस्ट बोलते हैं। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हिंदी में बोला जाता है जंग लग गया। अब सबको याद आया होगा, क्योंकि जंग सिर्फ कूलर में नहीं लगता, बहुत सारी चीजों में लगता है, क्योंकि ये भी उसका एक एग्जाम्पल है। लोहे की चेन्स घर में होती हैं जो आप साइकिल्स को बहुत बार बांधने के लिए यूज करते हो, राइट? तो अब आपको बहुत ज्यादा याद आएगा कि हमारे घर में यहाँ पे जंग लगता है और वहां जंग लगता है और वहां जंग लगता है।
लेकिन जंग क्यों लग रहा था? इसलिए नहीं कि ये खराब हो गया है, इसलिए क्योंकि हमने ऑक्सीजन और वाटर का जो प्रेजेंस है वहां से हटाया नहीं। और डेली एक्सपोजर की तरह से जितना आप करते रहोगे, क्योंकि आप उसका तो सोल्यूशन ही निकालोगे, ये होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा, और एक दिन ऐसा आएगा, क्योंकि जब भी ये होगा रस्ट फॉर्म होगा, आयरन ऑक्साइड फॉर्म होगा, और जो आयरन है वो धीरे 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 खत्म होता जाएगा, उसकी क्वालिटीज इतनी पुअर हो जाती हैं। एट टाइम्स मैंने देखा लोगों के घर के बाद ना स्कूटर्स भी जो पुराने एरा के खड़े होते हैं वो मतलब खत्म हो जाते हैं खड़े खड़े, लाइक अ स्केलेटन, धीरे धीरे, क्योंकि वो आयरन जो इतना मोटा था, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, इतना हो गया, और एट अ टाइम वो इतना अपनी बॉडी का ही बर्डन जो है वो झेल नहीं पाता और वो फिनिश ऑफ हो जाता है, राइट? तो ये है रस्ट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छी तरह से पता होना चाहिए। अब जब हम ये सारी चीजें फिजिकल चेंजेस से कंपेयर करते हैं, क्या वो सिमिलर है? नहीं, इसीलिए हम इनको बुलाते हैं केमिकल रिएक्शंस। Iron when exposed to moisture rust because it's form hydrated ferric oxide. Hydrated ferric oxide rust का फॉर्मूला है जो मैंने आपको भी दिखाया था, 2Fe2O3.NH2O। NH2O क्या है यहाँ पे? वाटर, क्रिस्टलाइज्ड वाटर फॉर्म्स जो एक्चुअली में आयरन के साथ रिएक्ट हो रही है यहाँ पे। यस, तो आप देख सकते हैं रस्ट फॉर्म होता है जो आयरन को पूरी तरह से खत्म कर देता है जब भी वाटर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होता है। ग्रिल्स, कितना सही एग्जांपल्स है ना, पार्क्स में देखते हो ना, क्योंकि अगर उसका ध्यान नहीं रखोगे, इस बारे में भी हम आगे बात करेंगे कि हमें ध्यान रखने के लिए क्या करना चाहिए, और ये भी आप अपने आसपास हमेशा करते हैं, लेकिन अब आपको एक साइंटिफिक विजन दिखेगा इसके पीछे कि हम क्यों करते हैं, राइट? तो केमिकल रिएक्शन और फिजिकल रिएक्शन में क्या फर्क है? क्लियर हो रहा है ना? जब भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है हमारे पास एक नया प्रोडक्ट आ जाता है जो पहले वाले से बिल्कुल वैसा नहीं लगता, और उसकी प्रॉपर्टीज टोटली डिफरेंट है, हमारे पहले वाले प्रोडक्ट की तरह बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है? तो जैसा मैंने कहा था, कुछ भी आपसे पूछा जाता है, आपको सिर्फ एक चीज सोचनी है अपने दिमाग में, क्या कुछ नया बन रहा है, नई प्रॉपर्टीज आ रही हैं? अगर आपको ये आंसर मिल जाएगा तो आप इजीली बता दोगे कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, ठीक है? अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट ये आप करके देख सकते हैं, इसीलिए मैं दिखा रही हूँ, यहां से आपको अगेन बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिलेंगे। अब मेरे पास एक टेस्ट ट्यूब है और इस टेस्ट ट्यूब में मैंने आयरन नेल्स रखे हुए हैं, बट इसमें सिर्फ और सिर्फ वाटर है, दिस ब्लू कलर इज ऑल वाटर, कुछ भी नहीं है इसमें। सेकेंड टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे मैंने पानी नहीं डाला, आयरन नेल्स तो डाले हैं, बट यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एयर है, ड्राई एयर, एज यू कैन सी, ठीक है? और यहाँ पे आप देख सकते हैं एयर टाइट रबर है, दोनों तरफ बंद किया हुआ है, तो यहाँ पे पानी से भरा हुआ है और यहाँ पे हवा से भरा हुआ है, आयरन नेल्स। तीसरी में हमने क्या किया, हमने आयरन नेल्स रखे, ठीक है, यहाँ पे हमने इसको खुला रखा, बंद नहीं किया, और इसमें पानी भी भर दिया। तो पहली वाली में पानी था, हवा नहीं थी, दूसरी में हवा है, पानी नहीं है, और इसमें हवा भी है और पानी भी है। अब मुझे करना क्या है, मुझे इसको 24 घंटे के लिए रख देना है, और फिर 24 घंटे बाद देखना है कि आयरन नेल्स पे कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि मैं बार बार स्ट्रेस कर रही हूँ आयरन नेल्स, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्टीज पढ़नी है आयरन की। तो आप क्या देखते हो, फर्स्ट ट्यूब, सेकेंड ट्यूब, देयर इज नो रस्टिंग, एंड इन द थर्ड वन रस्टेड नेल्स, आयरन नेल्स का कलर चेंज हो गया। पर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि आपने अभी क्या पढ़ा था, रस्टिंग कब होती है, जब एयर और वाटर दोनों प्रेजेंट होते हैं किसी भी लोहे की चीज के साथ, और यहाँ पे एक मिसिंग था और यहाँ पे भी एक मिसिंग था। ये आप करोगे या नहीं भी करोगे, क्योंकि कई बार हमारे घर में भी बहुत बार नेल्स का जो बॉक्स होता है आप निकालो, या बहुत एलिमेंट्स पे भी अगर आप देखोगे नेल्स लगे हुए ना, तो उनका कलर रस्ट वाला हो जाता है, ब्राउनिश। यस, सो इट्स अ वेरी सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड ऑल्सो, और आपके पास इस चीज से क्लैरिटी हो गई है कि रस्ट होने के लिए कंडीशंस क्या होनी चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। मैं बात कर रही हूँ मैग्नीशियम रिबन की। आपके टीचर्स ने आपको लैब्स में दिखाया होगा, बिकॉज आई थिंक मैग्नीशियम रिबन किसी के पास घर पे नहीं होता, तो आपने ये लैब में एक्सपेरिमेंट देखा होगा। ये भी एक केमिकल रिएक्शन कंसिडर किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम दिखने में, और जब हम उसको बर्न करते हैं एयर में, उसकी प्रॉपर्टीज टोटली चेंज हो जाती हैं। और वो क्या, इट गिव्स अ ब्यूटीफुल वाइट फ्लेम ऑन बर्निंग। इट्स जस्ट अ स्ट्रिप ऑफ पेपर, मैग्नीशियम लेना है और उसको बर्न करना है,
तो जब आप उसको बर्न करते हो वो मैग्नीशियम बिल्कुल टर्न आउट हो जाता है व्हाइट फ्लेम में और उसके बाद उसका पाउडर बन जाता है। सो अगेन क्योंकि प्रॉपर्टीज बिल्कुल चेंज हो गई, जो मैग्नीशियम मैंने जलाया था और जो मैग्नीशियम मुझे बाद में मिला, कोई देख के कह ही नहीं सकता ये मैग्नीशियम है। इसीलिए मेरे लिए नया प्रोडक्ट आया, उसकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग थी, इसीलिए मैं इसको एक केमिकल रिएक्शन बोलूंगी। नेक्स्ट सेल शो क्रिस्टलाइजेशन। हम क्रिस्टल्स खाते भी हैं, शुगर क्रिस्टल्स खाते हो ना, आजकल तो बहुत सारी कैंडीज आती हैं इस फॉर्म में। सॉल्ट के भी क्रिस्टल्स होते हैं, बट एट टाइम सॉल्ट पाउडर की फॉर्म में भी होता है। सबसे ज्यादा हम शुगर क्रिस्टल्स यूज करते हैं। तो शुगर क्रिस्टल्स अगर आपने ध्यान से देखे होंगे, आपको एक डायमंड शेप की तरह नजर आते हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल। तो ये एक्सपेरिमेंट हम जनरली बच्चों से कराते हैं कि आप लैब में कॉपर सल्फेट की क्रिस्टल्स बनाओ। आपको कुछ भी नहीं करना, ये आपका सोल्यूशन है, आपको उसको हीट करना है। जब आप उसको हीट करोगे, आपको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद ये फील होगा कि अब आप उसको फिल्टर करना है, क्योंकि उससे क्या होगा, जितनी इंप्योरिटीज होंगी वो सारी फिल्टर पेपर पे आ जाएंगी और मेरे जो क्रिस्टल्स बनेंगे वो और भी सुंदर होंगे, बहुत क्लियर, बहुत क्लियर। तो हमने उसको फिल्टर किया और अब ये मेरे पास फिल्ट्रेट आ गया। इस फिल्ट्रेट को मैंने ठंडा होने के लिए रख दिया और मैं उसको अगेन 24 आवर्स के बाद देखूंगी। जब मैं नेक्स्ट डे देखूंगी तो मेरे पास ब्यूटीफुल क्रिस्टल्स होंगे। और एक टेक्निक है जो हम यूजुअली फॉलो करते हैं, जब हमारे पास फिल्ट्रेट आता है ना, तो हम एक पेंसिल पे धागा बांध देते हैं और उसको छोड़ देते हैं इसके अंदर। वो इसलिए क्योंकि जब मेरे पास ये बीकर होगा, मैंने यहाँ पे पेंसिल लटका दी और इस पेंसिल से एक धागा छोड़ दिया और यहाँ पे मेरे पास ये फिल्ट्रेट है, तो क्या होगा, जब क्रिस्टल्स फॉर्म होने शुरू होंगे ना, वो इस धागे के साथ जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे, जुड़ते जाएंगे और आप इजीली इसको यहाँ से पकड़ के बाहर निकाल सकते हो। जब आप इस फॉर्म में धागा नहीं डालोगे बीच में, तो क्या होगा, क्रिस्टल्स तो बन जाएंगे पर जब आप उसको बाहर निकालोगे ना, वो टूट सकते हैं क्योंकि वो एक साथ जुड़ जाएंगे। इस केस में क्या होता है, वो पूरे इस थ्रेड के साथ बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, बनते जाते हैं, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल दिखते हैं। मम्मा से पूछना क्रिस्टल की, वो कई बार मम्मा के पास नेकलेसेस होते हैं, मालाएं आती हैं। क्रिस्टल बोलने का मतलब ही यही होता है कि वो ट्रांसपेरेंट है एंड दे आर वेरी शाइनी, राइट, जैसे आपके शुगर क्रिस्टल्स होते हैं। सो दिस इज अगेन अ केमिकल रिएक्शन। व्हाई केमिकल चेंज? बिकॉज जो मैंने ओरिजिनली सोल्यूशन लिया था कॉपर सल्फेट का, उसमें और जो मेरा प्रोडक्ट है उसमें बहुत फर्क है, प्रॉपर्टीज बिल्कुल अलग है, इसीलिए ये एक केमिकल चेंज है। अब हम बात करते हैं रस्टिंग की, क्योंकि अब हमने बहुत सारे केमिकल चेंजेस पढ़ लिए हैं। मैं क्यों बोल रही थी, क्योंकि जब मैंने शुरू में आपको बताया था आपके घर में वाटर कूलर्स होते हैं, तो पापा हमेशा छुट्टी वाले दिन बैठे होते हैं ना उसको पेंट करने के लिए, है ना, करते हैं ना, नहीं तो आपको डांट रहे होते हैं, तुम भी सीख लो। यस, जो आपने ग्रिल्स देखी थी पार्क की, उस पे जंग लगा हुआ, इतनी बार आप देखते हो कि वहां पे भी लेबर लगी हुई है, उसको पेंट कर रहे हैं बैठ के। तो क्या मिल रहा है पेंट करके? साइकिल के पार्ट्स, आपकी जो चेन होती है, बहुत सारे लोग लगे हुए होते हैं उसमें तेल डालने, ऑयलिंग कर रहे होते हैं उसकी, या ग्रीस लगा रहे होते हैं। बहुत बार आपके हाथ काले हो जाते हैं जब आप साइकिल की चेन उतर जाती है, वो बहुत बहुत ही फिसलने वाली चीज होती है ना, उसमें आपका हाथ रफ नहीं होता। पर ये क्या है, क्या बताना चाह रहे हैं? रस्ट कैसे बनता है हमने पढ़ा था, जब भी आयन वाटर और एयर के कॉन्टैक्ट में आता है। तो जब हम इनमें से कोई भी चीज करते हैं, पेंट करते हैं या हम मेटल कोटिंग करते हैं या हम ऑयल एंड ग्रीसिंग करते हैं, हम इंटेलिजेंटली काम कर रहे हैं। हमने क्या किया, इस लोहे में, फॉर एग्जाम्पल ये लोहे का है, अब मुझे पता है कि अगर इस लोहे को हवा या पानी लग गया ये खराब हो जाएगा, तो मैंने दिमाग लगाया और मैंने सोचा हवा पानी लगने ही मत दो, यही सोल्यूशन है ना, आप हवा पानी लगने ही मत दो उसपे। और उसको ना लगने के लिए हम क्या करते हैं, ग्रीस कर देते हैं, क्योंकि वो फिसलती है, वो चिकनी होती है, वो जाने ही नहीं देगी, कुछ भी उस पे आएगा। जैसे हम घर में करते हैं, हम तेल लगा लेते हैं, मेहंदी लगवाती हैं गर्ल्स, हाथों में आके फटाफट तेल लगा लेती है ताकि पानी ना लगे, है ना, खराब ना हो जाए। यही लॉजिक है, लोहे के ऊपर भी ऐसी कोटिंग कर दो, पेंट कर दो, क्योंकि जो पेंट्स होते हैं उसमें भी ऑयल होता है, इनामल पेंट्स बोलते हैं, उन सब में ऑयल होता है। तो आप पेंटिंग कर दोगे, एक तो वो सुंदर लगेंगे, गंदे नहीं लगेंगे, और दूसरा उसमें ऑयल जो है वो वाटर और एयर को जाने ही नहीं देगा लोहे तक, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है, आपके पास बहुत अच्छी जगह, आपने नया नया कूलर खरीदो, कई बार पेंट उतरना शुरू हो जाता है, फिर आप थोड़े टाइम बाद उसको, वो और ना बढ़े इसलिए आप उसको दोबारा पेंट करते हो, और यही एक सोल्यूशन है। क्योंकि अगर आप नहीं करोगे, धीरे 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 थोड़ा पेंट उतरा, आप ध्यान नहीं दोगे, और उतरेगा और उतरेगा, करते 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 पूरी ऑब्जेक्ट के ऊपर जंग लग जाएगा। वो ही नहीं, जो उसके आसपास की लोहे की चीजें हैं वो जंग सब में फैलता जाएगा और आपकी सारी चीजें खराब हो जाएंगी। तो सोल्यूशन यही है, आप टाइमली उसको पेंट करो,
इट कैन बी अ रेड लेड, इट कैन बी कोल टार, इट कैन बी प्लास्टिक कोटिंग एंड इनामल। ये सब पेंट्स की फॉर्म है और ये सारे बहुत इंटेलिजेंटली बनाए गए हैं क्योंकि इन सब में जो भी चीज प्रेजेंट होती है वो रस्टिंग से बचाती है। देन कमिंग टू मेटल कोटिंग, पेंटिंग तो एक जरिया हो गया, ऑयल ग्रीसिंग भी हो गया क्योंकि ये सब कर सकते हैं। डायरेक्टली तेल लगा दो, मशीन कई बार काम नहीं करती हैं, लेबर्स का काम ही यही होता है ऑयलिंग। आपके घर के दरवाजे, आपको इतनी बार जब बारिश के टाइम में आवाज आनी शुरू होती है, क्यों? क्योंकि बारिश के टाइम में मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है, तो आपके सब दरवाजे घर की आवाज करना शुरू कर देते हैं। और मम्मी क्या करती है, पापा क्या करते हैं, सब में तेल डाल रहे होते हैं। यस, वो इसीलिए वो एक सिचुएशन होती है जब पानी आना बहुत ज्यादा शुरू हो जाता है, तो आपके पास ये सोल्यूशन है, ग्रीसिंग कर दो, ऑयलिंग कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तीसरा जो थोड़ा सा एक्सपेंसिव तरीका है वो इसलिए है क्योंकि जरूरी नहीं आपके आसपास की चीजों में हो। कई बार हमारे पास बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो एक्सपेंसिव हैं, लाइक अप्लायंसेस होते हैं घर में, तो उनमें ये टेक्निक अपनाई जाती है जहां पे हम उस लोहे के ऊपर एक मेटल और की कोटिंग दे देते हैं और ये सोच के किया जाता है कि जो मेटल हम उसके ऊपर लगाएंगे वो मेटल हवा और पानी के साथ रिएक्ट नहीं करेगा। एज अ रिजल्ट वो अंदर की लेयर में हवा पानी जाने देगा ही नहीं। ठीक है, तो क्योंकि आप एक दूसरा मेटल यूज कर रहे हो उसको ऊपर डालने के लिए, प्लेट करने के लिए, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव हो जाता है, जिसमें एल्यूमिनियम पेंटिंग भी आती है, अलॉय फॉर्मेशन भी आता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग भी आती है, टिन कोटिंग भी आती है। तो जैसे कि नाम बताए जा रहे हैं, इन सब में जो मेटल है वो अलग अलग होता है, बट आप सिर्फ एक लेयर और ऊपर ऐड कर देते हैं। ऑलराइट, इनके बारे में भी अभी हम डिस्कस करेंगे, जैसा ये रहा। ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग, थिन फिल्म प्रिवेंट्स मॉइस्चर फ्रॉम कॉन्टैक्टिंग द मेटल। मैकेनिकल टूल्स, जितने भी औजार हैं वहां पे सबसे ज्यादा, जैसा मैंने बताया, फैक्ट्रीज में बहुत बार होता है, बहुत जगहों पे क्या आई थिंक रोज ही होता है, उनके जो टूल्स होते हैं वो सब भी लोहे के होते हैं, तो वो कॉन्स्टेंटली ग्रीजिंग एंड ऑयलिंग करते हैं। देन जैसा मैंने बताया गैल्वेनाइजेशन, अब गैल्वेनाइजेशन एक मेटल कोटिंग का प्रोसेस है और उसमें हम क्या करते हैं, हम आयरन को मॉल्टन जिंक में डिप करते हैं। डिप इसलिए किया जाता है उसके ऊपर लेयर आ जाए, और जिंक जो है वो हवा पानी को नहीं रिएक्ट करने देगा आयरन के साथ। और ये कहाँ होता है, पाइप्स में, छतों में, कई लोगों के घर की छतों में ये जरूरत पड़ती है, डिपेंड करता है आपके घर में कहाँ कहाँ पे आयरन की चीजें हैं। टिन प्लेटिंग, नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे आप आयरन को किसमें डिप करोगे, टिन में, ताकि ऊपर टिन की लेयर आ जाए। और ये ज्यादातर फूड इंडस्ट्री में यूज होता है, जहां आप आयरन के कैन यूज करते हो। तभी हम हमेशा बोलते हैं कैंड प्रोडक्ट्स कम खाने चाहिए, और कैंड प्रोडक्ट्स जब आप यूज भी करते हो तो आपको बहुत केयरफुल रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो एक चीप क्वालिटी का हुआ और अगर आपने उसमें डेट्स ढंग से नहीं पढ़ी तो क्या होगा, रिएक्शन हो चुका होगा, उसके अंदर केमिकल रिएक्शन ऑलरेडी हो जाएगा, जिसको खाते और पीते ही आपकी तबीयत खराब हो जाएगी, बिकॉज वो कैन प्रोडक्ट ऑलरेडी एक्सपायर्ड था या वो खराब था। तो जब भी हम कैंस खरीदते हैं हमें ध्यान रखना चाहिए, पहले तो अवॉइड ही करो, अगर आपको बहुत इमरजेंसी है तो आपको चेक करना चाहिए डेट्स, एंड सेकेंडली कि कैन बल्ज तो नहीं हो रहा, क्योंकि अगर वो बल्ज हो गया है तो इसका मतलब रिएक्शन ऑलरेडी अंदर हो चुका है, जिसकी वजह से खाना बिल्कुल खराब हो चुका है। क्योंकि वो जो फूलेगा वो इसलिए फूलेगा, अंदर से जो CO2 गैस या कोई भी जो भी गैस रिएक्शन में निकल रही है वो उसकी वजह से। और उल्टा स्क्वीज नहीं होना चाहिए, या तो फूला ना हो या चिपका ना हो, दोनों केसेस में रिएक्शन हुआ होगा। तो आपको कहीं पे भी शक होता है कैन ठीक कंडीशन में नहीं है, डोंट बाय इट। देन एल्यूमिनियम पेंटिंग, जैसा मैंने बताया यहाँ पे भी एल्यूमिनियम का ऊपर लेयर दिया जाता है, और ये कहाँ किया जाता है, ब्रिजेस, कार बॉडीज एंड फर्नीचर्स। अब आपके दिमाग में सब कुछ आना शुरू होगा, कार में आप बैठते हो, कार में कभी देखा है कार के अंदर की चीजों में जंग लगा हुआ है, नहीं, पर वो लोहे की बनी हुई होती है, लेकिन स्मार्टली क्या किया जाता है, उसमें एल्यूमिनियम पेंट दिया जाता है। सिमिलरली ब्रिजेस में आपके घर के जो फर्नीचर्स हैं, आप लोहे की चीजें लेके आते हैं, अगर आपने अच्छी क्वालिटी का लिया होगा और पैसा अच्छा लगाया होगा तो उसमें हमेशा एल्यूमिनियम कोटिंग हुई होगी, जिसकी वजह से वो खराब नहीं होगा। इलेक्ट्रोप्लेटिंग, इलेक्ट्रोप्लेटिंग एक ऐसा मेथड है जहां पे हम इलेक्ट्रोलाइटिक डेपोजिशन देते हैं दूसरे मेटल का, यानी सिमिलरली इलेक्ट्रोलाइट एक मेटल का दूसरे मेटल में मूव करता है, और धीरे धीरे मूव करने का मतलब ये है, हमने वहां पे एक अपना आयरन रख दिया और दूसरी जगह पे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है, जो धीरे 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 इलेक्ट्रॉन्स की हेल्प से उस पे जाके डिपॉजिट हो रहा है। एंड ये कहाँ होता है, गैस स्टोव्स में, मोटर पार्ट्स में और ज्वेलरी में। ठीक है, देन अलॉय फॉर्मेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में बहुत बार पूछते हैं अलॉयज होते क्या हैं। अलॉयज होते हैं जो आप दो मेटल्स को मिला के बनाते हैं,
सिंगल मेटल में कुछ कमियां होंगी, हो सकता है जो दो मैंने चूज किए एक की जो कमी है वो दूसरा पूरी करता है और दूसरे की जो कमी है वो पहला पूरी करता है, और हम इन दोनों को मिला देते हैं तो दोनों एक दूसरे की कमियों को पूरा कर देते हैं और हमारे पास जो प्रोडक्ट आता है वो सुपर्ब होता है। फॉर एग्जाम्पल लोहे के बर्तनों में हम कभी खाना नहीं खाते, लेकिन और नॉट इवन स्टील, लेकिन जब स्टेनलेस स्टील देखते हो तो वो तो बहुत ही बढ़िया है। वो क्यों? क्योंकि दैट्स अ फॉर्म ऑफ एलॉय, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगी, जिसमें आप दो मेटल्स को मिक्स करते हो किसी प्रोपोर्शन में और उसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो इतनी ब्यूटीफुल होती है कि वो करोजन और रस्टिंग होने नहीं देता। एग्जाम्पल, योर कटलरी, योर सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब में अलॉयज यूज किए जाते हैं। लेट मी शो यू लाइक दिस। मैं ब्रॉन्ज की बात करूं तो ब्रॉन्ज जो है वो दो मेटल्स का मिक्सचर है, कॉपर और टिन का। यहाँ पे हम कोई भी नॉन मेटल यूज नहीं करते। स्टील की बात करूं तो जैसा मैंने बोला, आयरन और कार्बन, इन दोनों को हम मिक्स करते हैं और हमारे पास आता है स्टील। देन ब्रास, इसमें हम कॉपर और जिंक को मिक्स करते हैं और कोई भी नॉन मेटल यूज नहीं होता एंड द प्रोडक्ट इज ऑसम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एलॉय। एंड फाइनली आप कंपेयर कर सकते हैं फिजिकल और केमिकल चेंजेस के बीच के डिफरेंसेस। ठीक है, so let's see, physical change is a change of matter that occurs without changing the chemical composition, right? And here you are changing the chemical composition. Then it is usually reversible, क्योंकि अगर बर्फ से पानी बन गया है तो पानी से बर्फ भी बन जाएगी। yes? और यहाँ पे it is usually irreversible, क्योंकि यहाँ पे तो हमेशा ही नया प्रोडक्ट आता है। खाना बनाते टाइम आप बहुत सारी चीजें इकट्ठी करते हो और जब आपकी सब्जी बन जाती है तो आप वापस तो नहीं उनको लेके आ सकते ना, तो इसीलिए ये इरिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, जैसा मैंने बोला, लोहे को अगर जंग लग गया है तो जंग से तो लोहा नया वापस नहीं आ सकता ना, तो ये एक इरिवर्सिबल चेंज होता है। नो न्यू प्रोडक्ट्स आर फॉर्म्ड हियर इन द फिजिकल चेंज बिकॉज सिर्फ फॉर्म चेंज हुई है, प्रोडक्ट चेंज नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे जो पुराना और नया है उसकी प्रॉपर्टीज में जमीन आसमान का फर्क होता है, इसीलिए यहाँ पे न्यू प्रोडक्ट्स आर ऑलवेज फॉर्म्ड। देन इनमें से कुछ चेंजेस जो है वो हीटिंग और कूलिंग में ही हो जाते हैं, जैसा आपने पढ़ा, मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, ये सब एग्जांपल्स फिजिकल चेंजेस के हैं। बट यहाँ पे हमेशा एब्जॉर्प्शन, या तो एब्जॉर्प्शन होती है या एनर्जी रिलीज होती है, क्योंकि केमिकल रिएक्शंस होते हैं। जब भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं या वो एंडोथर्मिक होते हैं या वो एक्सोथर्मिक होते हैं, जिसका मतलब है या तो हीट आपने दी है और या आपने हीट ली है। देन कमिंग टू द नो इफेक्ट ऑन केमिकल बॉन्ड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। केमिकल बॉन्ड पे इसलिए फर्क नहीं पड़ता क्योंकि प्रॉपर्टीज, जैसा मैंने बोला, उनकी फिजिकल स्टेट जो है सिर्फ वही चेंज हुई होगी, कॉम्पोजिशन चेंज नहीं हुई होगी। तो यहाँ पे कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होती, इसीलिए मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पे कभी फर्क नहीं पड़ता जो उनकी बॉन्ड्स हैं। लेकिन यहाँ होता है, क्योंकि यहाँ पे केमिकल चेंजेस में आपका सारा कुछ जो है वो बिल्कुल एक नए सिरे से मिला है आपको, तो ऑब्वियसली वहां पे जो केमिकल बॉन्ड्स हैं वो जरूर चेंज हुए होंगे, क्योंकि तभी प्रॉपर्टीज भी नई हो जाती हैं। ऑलराइट, तो मुझे लगता है आज सब कुछ समझ आ गया। लोहा क्यों खराब होता है, ज्वेलरी क्यों खराब होती है। आप आज घर के किसी कोने में घुसोगे, चाहे वो आपकी किचन है, चाहे आपका वॉशरूम है, चाहे आपका प्लेग्राउंड है, आपको हर चीज को ठीक करना आ गया। तो इलेक्ट्रिशियन तो मैंने आपको बना ही दिया था, अब मैंने आपको बहुत वाइज ऑब्जर्वर भी बना दिया। और घर के ये जो प्लम्बर वाले काम है या जितने भी पेंटिंग से और ग्रीजिंग से रिलेटेड काम है, आप सब कर सकते हो इंटेलिजेंटली विदाउट एनीबडीज हेल्प, क्योंकि आपको सारे प्रॉब्लम्स की सोल्यूशन मैंने दे दी आज की क्लास में। सो आई होप आपको मजा आया, आपने बहुत सारी चीजें सीखी। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।